एरिया को जनरली आप लोग स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। ऐसा क्यों होता है? एरिया को हम लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर एक रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में ये L है, ये B है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ओरिजिन से इसको वेक्टर मानूं और इसको वेक्टर मानूं तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? L क्रॉस B। अब दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि अब हमारा जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो हम एरिया वेक्टर को लिख कैसे सकते हैं? एरिया का मैग्नीट्यूड और इनटू इसकी डायरेक्शन को मैं एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड और ये जो क्या काम करेगा? डायरेक्शन एरिया काम करेगा। अब यहाँ पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो राइट हैंड पाम रूल इसके लिए यूज करते हैं। फर्स्ट वेक्टर को थंब के अलाउंग रखते हैं, सेकंड वेक्टर को फिंगर के अलाउंग रखते हैं, और ये जो पाम की जो डायरेक्शन होती है, सिंपली कहें कि जिस डायरेक्शन में आप थप्पड़ मार सकते हैं वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी या क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरा फर्स्ट वेक्टर क्या है? L है, यह है। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? यहाँ से इस प्लेन से बाहर की तरफ जो नॉर्मल जाएगा उसकी तरफ हो जाएगी, और इसलिए मैं इसकी डायरेक्शन को क्या लिख सकता हूं? आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल यानी जब भी एरिया की बात आएगी हमारे दिमाग में एक चीज आएगा कि एरिया क्या है? वेक्टर है, और इस वेक्टर की डायरेक्शन कहां पे होगी? आउटवर्ड नॉर्मल। जो भी एरिया है उसका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? अवे फ्रॉम द सरफेस। जैसे इस सरफेस की बात करूं तो परपेंडिकुलर हो सकता है, एक अंदर की तरफ हो सकता है और एक बाहर की तरफ हो सकता है। हम इसका डायरेक्शन लेंगे जो इसका अवे होगा, आउटवर्ड होगा, यानी उस सरफेस से अवे की तरफ और साथ में 90 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर की जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमेशा एक चीज दिमाग में रखना है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? वो होगी आउटवर्ड नॉर्मल। जब भी आए हमारे दिमाग में क्या आएगा? आउटवर्ड नॉर्मल। और इस तरह से हम एरिया को क्या करते हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? बाय डेफिनेशन किसी भी सरफेस से नॉर्मली, ध्यान रखना वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं नॉर्मली, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस। किसी भी सरफेस से नॉर्मली जितनी इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती है उस नंबर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सरफेस के नॉर्मली जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास करती हैं उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर मैंने कोई सरफेस रख दिया है, तो सरफेस की जब बात करेंगे फिर इसकी डायरेक्शन कहां पे जाएगी? इसकी डायरेक्शन जाएगी आउटवर्ड नॉर्मल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटवर्ड नॉर्मल एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में साथ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा इसका यहाँ पे कंपोनेंट, थीटा डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा? ए कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? ई, या क्या हो जाएगा? ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा। ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर टर्म में कहूं तो वेक्टर टर्म में क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा ए डॉट ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए डॉट ई, या डॉट प्रोडक्ट में वाइस वर्सा चलता है, ई डॉट ए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर ई डॉट ए लिखते हैं क्योंकि ए डॉट बी
बी डॉट ए के इक्वल होता है। ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर ई डॉट ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए दो फॉर्मूले मिल गए। एक क्या मिल गया, ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा, और दूसरा क्या मिल गया, ई डॉट ए के इक्वल मिल गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये दो फॉर्मूले मिल गए। अगर कोई सरफेस एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया मतलब बाहर का वो एरिया जिसे आप टच कर सकते हैं। ठीक, एक होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इसको काटने के बाद जो एरिया आपको मिलता है वो क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और एक होता है सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस एरिया के टर्म में बात करें, और मान लो कोई स्मॉल सरफेस एरिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा ई डॉट ds हो जाएगा। और टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई डॉट ds। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कैसा फॉर्मूला मिल जाएगा। और जनरली जो सरफेस एरिया का टर्म होता है या जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं वो एक क्लोज सरफेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। क्लोज सरफेस मतलब अंदर कोई भी चीज हो उसको बाहर जाने का कोई ऑप्शन ना हो। ठीक है, आप उसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं, क्लोज का साइन लगा देंगे। तो एक फॉर्मूला अगर सरफेस एरिया के टर्म में कहें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया, ई डॉट ds। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली। ठीक, और होता क्या है, ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए। और अगर सरफेस एरिया के टर्म में कहेंगे तो क्लोज इंटू क्लोज मतलब क्लोज सरफेस। चार्ज को अगर अंदर रखें तो उसको कहीं पर भी कोई रास्ता ना हो जिससे वो बाहर जा सके, तब हम क्या कहेंगे, उसे क्लोज कहेंगे। तो यहाँ पर तब हम उसे क्या कहेंगे, क्लोज कहेंगे। जैसे अगर मैं ये ढक्कन खुला हुआ है तो चाहे चारों तरफ से बंद है लेकिन ये ढक्कन खुला हुआ है तो मैं इसको क्लोज सरफेस नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, अगर इसको भी मैंने बंद कर दिया, अब अंदर का जो चौक है वो क्या है, वो क्लोज सरफेस के अंदर है। तो क्लोज सरफेस का मतलब क्या हो गया कि अंदर का चार्ज को बाहर जाने का कोई भी ऑप्शन ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्लोज सरफेस कहेंगे। और क्लोज सरफेस के टर्म में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई डॉट ds हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया मान लो दे दिया है 2 मीटर स्क्वायर एरिया है, और 2 मीटर स्क्वायर की एरिया किधर है, इन xy प्लेन। सपोज दैट ये किधर है, xy प्लेन में है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स सपोज दैट मैंने दे दिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे ले लिया। अब मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो इलेक्ट्रिक देखो, सबसे पहले एरिया निकालना है तो xy प्लेन कह रहा है। जब xy मैंने क्या कहा था कि एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल। तो अगर xy प्लेन है तो xy मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल किधर होगा, z एक्सिस में हो जाएगा। तो जो एरिया जो हो जाएगा, एरिया वेक्टर जो हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर और इंटू k कैप हो जाएगा। ठीक है, जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू k कैप। k कैप क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो प्लेन है एरिया का वो xy प्लेन में है, और xy प्लेन का जब हम परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और आउटवर्ड नॉर्मल xy प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, z एक्सिस, और z एक्सिस का नाम क्या हो जाएगा, k कैप। अब अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो फ्लक्स क्या होता है, e डॉट a, यानी कि 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट, और ये क्या है 2k कैप। अगर प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू आई कैप, 0 इंटू जे कैप और 2 इंटू के कैप, ऐसे लिख सकते हैं ई डॉट ए को। अब देखो करते क्या है, आई के नंबर को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे के नंबर को जे के और के नंबर को के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऐसे ये भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, लेकिन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक, तो 4 यूनिट हो जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या, न्यूटन पर कूलम, और इसका मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से न्यूमेरिकल अगर आसान सा आए तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं गॉस थ्योरम क्या होता है। तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होता है किसी भी गॉसियन सरफेस से, यहाँ पे वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे गॉसियन
सरफेस। ठीक है, किसी भी गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स जो उसमें चार्ज इनक्लोज्ड होता है उसके इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए गॉसियन सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स, एप्सिलॉन क्या है भाई, परमिटिविटी है, ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स जो उसमें चार्ज इनक्लोज्ड हो जाएगा, या फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन ε0। यही छोटा सा जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम है। क्या, फ्लक्स लिंक्ड विद ए गॉसियन सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन ε0 होता है। और हम पीछे लिख चुके हैं कि फ्लक्स किसके इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज इनक्लोज्ड बाय ε0। तो एक फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू q इनक्लोज्ड बाय ε0। अब यहां पर एक टर्म आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, वो क्या है, गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है। तो मैं बात करूंगा गॉसियन सरफेस। देखो, किसी भी सरफेस को गॉसियन सरफेस हम बोलेंगे जब उसमें तीन क्वालिटी हो। एक तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब चारों तरफ डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। जैसे ये अगर है तो इधर भी जितनी डिस्टेंस है उतनी इधर होनी चाहिए, उतनी ही नीचे होनी चाहिए, उतनी ऊपर होनी चाहिए। तो अगर डिस्टेंस चारों तरफ बराबर है तो हम उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। तो पहली बात, जो गॉसियन सरफेस होगा उसकी क्या क्वालिटी होगी, गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिकल होगा। और क्या क्वालिटी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोज्ड होना चाहिए। ओपन सरफेस कभी भी गॉसियन सरफेस नहीं हो सकता है। ठीक है, हम क्लोज कहने का मतलब क्या है कि चार्ज को अंदर से बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। चार्ज को अंदर से बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरी क्वालिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर तीन क्वालिटी किसी चीज के अंदर है, किसी सरफेस के अंदर है, तो हम उस सरफेस को क्या बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। क्या है, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, और उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि गॉस थ्योरम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए गॉसियन सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक, यानी कि फाई किसके इक्वल होता है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, q इनक्लोज्ड बाय ε0, या फाई इक्वल क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds q इनक्लोज्ड बाय ε0। फिर गॉसियन सरफेस की बात करेंगे, क्या होता है, सिमेट्रिकल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, और इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। गॉस थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो गॉस थ्योरम में हम चार्ज इनक्लोज्ड लेते हैं। चार्ज इनक्लोज्ड का क्या मतलब है कि हम केवल उसी चार्ज को कंसीडर करेंगे, जो भी हमारा गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज लाई कर रहा है, केवल उसी के कारण इफेक्ट क्रिएट होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। जो उसके बाहर है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो ये सरफेस है और यहाँ पर Q चार्ज है और यहाँ पर 2Q चार्ज मान लो रख दिया। अब क्या है कि ये जो सरफेस है इसके अंदर ये चार्ज तो है, लेकिन ये चार्ज क्या है, इससे बाहर है। तो इस चार्ज से हमारा इस गॉसियन सरफेस का कोई लेना देना नहीं होगा। हम केवल उसी चार्ज की बात करेंगे जो उस सरफेस के अंदर हो, उस सरफेस के बाहर जो होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो हम केवल उस चार्ज की बात करेंगे जो उस सरफेस के अंदर हो, उस सरफेस के बाहर जो चार्ज है उसे हम अवॉइड करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे 5 × 10⁻³ × I कैप न्यूटन पर कूलम है, और उस
स्क्वायर से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और इसके प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। और फिर कह रहा है कि अगर हम क्या कर दिए उसको रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया कि प्लेन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाने लगे। प्लेन अगर एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाने लगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले हम पहली सिचुएशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है, वो है 5 × 10⁻³ × आई कैप और हमारा प्लेन क्या है, वाई जेड एक्सिस में है। वाई जेड एक्सिस में है तो वाई जेड एक्सिस का आउटवर्ड नॉर्मल क्या होगा, एरिया की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल। तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगा एक्स एक्सिस, वाई जेड प्लेन है ना, क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलाउंस हो जाएगा। तो एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर और साइड क्या है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 × 0.1 ये हो गया और इंटू आई कैप यानी कि 0.01 × आई कैप। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा E.A यानी कि 5 × 10⁻³ आई कैप डॉट 0.01 इंटू क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻² आई कैप लिख सकते हैं। अब बस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देखो, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, यह जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकेंड पार्ट में कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्लेन मेक्स 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। प्लेन 30 डिग्री से बना रहा है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है तो प्लेन हमारा क्या कर रहा है, इससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है जो प्लेन है। लेकिन हम डायरेक्शन क्या लेंगे, हम तो आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे ना। तो जब हम ऐसी सिचुएशन मिले तो ध्यान रखना नॉर्मल 90 डिग्री से हो जाएगा तो वो 90 माइनस जो एंगल प्लेन बनाएगा वो एंगल बनेगा हमारा किससे, जो फॉर्मूले में है, जो इलेक्ट्रिक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है E × A × cos थीटा। तो यहाँ पर कहना है कि प्लेन में 30 डिग्री, लेकिन एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड नॉर्मल होती है ना। तो वहां से जब अगर ये एक्स एक्सिस है, एरिया 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा, वो तो 90 में से माइनस हो जाएगा ना, 90 डिग्री एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, बहुत ऐसे क्वेश्चन घुमाते हैं कि अगर क्या करे 30 डिग्री प्लेन एंगल बनाए तो 30 डिग्री जब प्लेन एंगल बनाएगा तो यहाँ पे 30 डिग्री नहीं आएगा, वो 90 माइनस 30 हो जाएगा। क्योंकि हम डायरेक्शन कहाँ से लेते हैं, हम एंगल कहाँ से लेते हैं, हम एंगल लेते हैं आउटवर्ड नॉर्मल से। उस प्लेन के सरफेस से एंगल नहीं लेते हैं, उस प्लेन के सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल नहीं लेते हैं। हम कौन सा एंगल लेते हैं, हम लेते हैं जो आउटवर्ड नॉर्मल एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री यानी कि 5 × 10⁻³ एरिया विल बी 10⁻⁻² into cos 60 is 1/2। तो ये हो जाएगा 5 × 10 into 1/2 और ये कितना हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरह से हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है, साइड ये है और पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन है तो एरिया क्या होता है आउटवर्ड नॉर्मल, तो एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसके परपेंडिकुलर यानी एक्स एक्सिस के अलाउंस होगी। तो एरिया मैंने क्या ले लिया, साइड दिया हुआ है, इस बार तक एरिया निकाल लिया और आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई क्या होता है E डॉट ए तो डॉट प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया। अब कह रहा है कि प्लेन अगर 30 डिग्री एंगल बनाए तो प्लेन अगर 30 डिग्री एंगल बनाएगा तो एरिया का जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो क्या करेगा 60 डिग्री एंगल बनाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे इसको 60 डिग्री। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास दो सरफेस है, क्वेश्चन में ये है कि S1 के अंदर Q चार्ज है और S2 के अंदर 2Q चार्ज है। तो S1 और S2 के थ्रू जो फ्लक्स हो रहा है उसका रेशियो निकालना है। और फिर क्वेश्चन है व्हाट विल बी फ्लक्स थ्रू S1 इफ S1 इज फील्ड। S1 की केवल बात कर रहा है। S1 में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 का एक मीडियम हमने पुट कर दिया तब क्या होगा। तो सबसे पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। फाइव S1 क्या फॉर्मूला था, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है Q के बराबर। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स के लिए, फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है
Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना हम केवल उसी चार्ज की बात करते हैं जो किसी सरफेस के अंदर होता है, हम बाहर वाले चार्ज की बात नहीं करते हैं। तो अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज हो जाएगा क्या हो जाएगा, हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही S2 के थ्रू कितना फ्लक्स हो जाएगा, देखो S2 के अंदर 2Q चार्ज और ये भी तो S2 के अंदर है। अगर मैं गौर से देखूं तो S2 सरफेस ये भी तो इनक्लोज कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी चार्ज S2 के अंदर है और ये भी चार्ज क्या है, S2 के अंदर है। तो यहाँ पर जो चार्ज हो जाएगा Q प्लस 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर रेशियो निकालें पाई S1 बाई पाई S2 तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, कि अगर इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, कितना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 का, तो देखो यहां पर क्या है कि ये अब परमिटिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर एयर है तब तो आप एप्सिलॉन नॉट लेंगे, जो वैक्यूम की परमिटिविटी है या एयर की परमिटिविटी है। लेकिन अगर हमने क्या कर लिया, उस मीडियम में अगर कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन हो जाएगा। यानी कि Q इनक्लोज और एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट K के इक्वल होता है। तो उस सिचुएशन में जो फ्लक्स हो जाएगा S1 के थ्रू वो चार्ज हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 या Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स हो जाएगा। ध्यान रखना अगर मीडियम चेंज होगा अंदर का तो उस केस में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा और वो उस मीडियम पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखो ध्यान रखना है, बस आउटर सरफेस अगर दे रखा है तो ये चार्ज इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, Q प्लस 2Q यानी कि 3Q हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कितना है, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन द स्फीयर और दूसरा है व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, या चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो देखो सिग्मा ये दे रखा है, चार्ज पर यूनिट एरिया दे रखा है, कितना है 80 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ इंटू ए। तो यहाँ पर क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का डायमीटर ये है, तो इसका रेडियस आप निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय हाफ करके, तो इसका रेडियस 1.2 हो जाएगा। और एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होता है स्क्वायर का, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है 1.2 स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे चार्ज मिल जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, व्हाट इज फ्लक्स। तो बहुत आसान है, क्योंकि फ्लक्स किसके इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज मुझे यहाँ से मिल गया है, तो दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इन एसआई यूनिट। इन एसआई यूनिट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। तो आप चार्ज और इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल गॉस थ्योरम से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, अ पॉइंट चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स -3 × 10⁻14 न्यूटन पर कूलम टू पास थ्रू स्फीयर ऑफ गॉसियन सरफेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। एंड सेकंड क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू द सरफेस। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट है उसमें क्या क्या रखा है, फ्लक्स दे रखा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, -3 इंटू 10⁻14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता किसके इक्वल है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा,
एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो पाई क्या है -3 इनटू 10^14, और अभी मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताया एंथेस यूनिट में 8.85 इनटू 10^-12, ऐसे कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हम रेडियस को डबल कर दें, देखो पॉइंट चार्ज यहां पर था, ये चार्ज था, और पहले हमने ऐसे लिया और इससे मैंने फ्लक्स निकाला, अब क्या कर दिया इसकी रेडियस को डबल कर दिया। तो क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, वो केवल उसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो केवल उस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि क्या इससे चार्ज पे कोई वैल्यू फर्क पड़ी, नहीं पड़ी, चार्ज तो वही है, हमने क्या किया इस रेडियस को ही क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अगर रेडियस को डबल कर रहे हैं और चार्ज वही है, चार्ज चेंज नहीं हुआ है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। ध्यान रखना, अगर हम रेडियस को डबल कर रहे हैं और डबल करने में जो चार्ज इंक्लोज्ड है अगर वो चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक, चार्ज तो वही है, यहाँ पे रेडियस को डबल कर दिया, तो चार्ज अगर चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा उस केस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, उसमें जो चार्ज इंक्लोज्ड होता है उस चार्ज पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन रहे गॉस थ्योरम के बेसिस पे। ये क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ साइड ए इज केप्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की क्या गिवन है a इंटू आई कैप। आई कैप का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्टेड है, केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक ट्यूब ऐसे रखा हुआ है, इसकी जो यहाँ की जो पहली साइड स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है, और इसकी जो लास्ट साइड है वो तो a डिस्टेंस अगेन हो जाएगा, तो टोटल कितने डिस्टेंस हो जाएगा ओरिजिन से 2a डिस्टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब। अब देखो इस केस में जो क्यूब है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, E a cos थीटा होता है। और अगर कोई ऐसा सरफेस है जो कि जिसका नॉर्मल, ध्यान रखना सरफेस की जब बात करेंगे, सरफेस की बात करने में हम क्या बात कर रहे हैं, उसके नॉर्मल की बात कर रहे हैं, उसका नॉर्मल अगर 90 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पर थीटा cos 90 हो जाएगा, और cos 90 जब हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो उस सरफेस से फ्लक्स क्या होगा 0। अगर कोई ऐसा सरफेस है जिसका नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे क्यूब रखा हुआ है, ये क्यूब है, अब गौर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, केवल इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस डायरेक्शन में। अब इसके जो चार फेसेस हैं ये और ये वाले, देखो ये वाले फेस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर जाएगा, इधर आएगा, तो इस वाले फेस से अगर मैं देखूं तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री आउटवर्ड नॉर्मल बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये फेस पीछे वाला फेस और ये फेस, ये नीचे की तरफ इसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो फिर ये एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। अगर इसके मैं आउटवर्ड नॉर्मल की बात करूं तो ऐसे बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। ऐसे इस सरफेस का 90 डिग्री बनेगा, इस सरफेस का भी आउटवर्ड नॉर्मल 90 डिग्री। तो ये जो चार सरफेसेस होंगे इनके साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 4 surfaces will be 0। ये चार सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब बचेगा कौन सा, देखो एक ये वाला सरफेस है और एक वाला सरफेस है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और इस सरफेस का जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो इधर होगा, और इस सरफेस का जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा इधर होगा। देखो इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर होगा और इसका आउटवर्ड नॉर्मल, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 180, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आएगा,
और यहाँ पर जो 180 बनेगा, मान लेते हैं कि ये सरफेस A1 है और ये सरफेस A2 है। इसके थ्रू फ्लक्स मान लो ∅1 है, चार के साथ तो 0 हो गया, फ्लक्स जो लिंक होगा वो इससे होगा और इससे होगा, तो इसके थ्रू फ्लक्स मान लो क्या है, S1 के थ्रू जो लिंक फ्लक्स होगा, एरिया A² हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड A इंटू A² इंटू कॉस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस किधर की तरफ है और इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो 180 यानी ये -1 हो जाएगा, -AQ हो जाएगा। ऐसे ही S2 के थ्रू अगर यहाँ की बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 2a इंटू आई कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर 2a इंटू A² इंटू कॉस 0 होगा और ये क्या हो जाएगा, 2AQ हो जाएगा। और नेट फ्लक्स विल बी ∅S1 प्लस ∅S2 यानी कि -AQ प्लस 2AQ और ये क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चार्ज कितना इनक्लोज होगा, तो चार्ज फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो चार्ज इनक्लोज हो जाएगा दैट विल बी पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो साथ में कुछ न्यूमेरिकल मैंने जितने जो CBSE में पूछे हुए हैं वो न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया, बाकी आप लोग ट्राई करिए।